स्वागत है साथियों आप सभी का हमारी आज के इस वीडियो में। तो बच्चों, पिछली जो वीडियो हमारी आई थी उसमें हमने आपको मानक पूर्वलग्न, व्युत्पन्न मात्रक और मूल मात्रकों की कुछ प्रणालियों के बारे में हमने आपको अच्छे से समझा दिया था। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है, आप जाकर के चैनल पे जाकर के सर्च कर लें और वहां से वो वीडियो निकाल करके आप देख सकते हैं। आज का टॉपिक बड़ा ही खास होने वाला है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, बने रहिए हमारे साथ। आइए चलते हैं। तो बच्चों, एक टॉपिक डालिए, वैज्ञानिक संकेतन। वैज्ञानिक संकेतन। वैज्ञानिक संकेतन। तो बच्चों, वैज्ञानिक संकेतन क्या होता है? वैज्ञानिक संकेतन होता है किसी संख्या को उसके निकटतम किसी संख्या को उसके निकटतम 10 की घात में व्यक्त करना वैज्ञानिक संकेतन कहलाता है। किसी संख्या को उसके निकटतम 10 की घात में व्यक्त करना। किसी संख्या को उसके निकटतम 10 की घात में व्यक्त करना क्या कहलाता है बच्चों? वैज्ञानिक संकेतन कहलाता है। इसका एग्जांपल देख लीजिए आप। जैसे 152.3 है, ठीक है। इसको क्या है, 10 की घात में, निकटतम 10 की घात में व्यक्त करना है। इसको वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखना है। तो जब हम वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखते हैं तो हमें सबसे पहले एक बात ध्यान देनी है कि हमको क्या है, पहले अंक के बाद दशमलव लगा देना है। लेकिन पहला जो अंक है वो हमारा शून्य नहीं होना चाहिए, अशून्य अंक होना चाहिए, ठीक है, नॉन जीरो होना चाहिए। तो पहला ये अंक है 1 है, तो इसके बाद हम लगाएंगे दशमलव। तो क्या हो जाएगा, 1.523 गुणा 10 की घात, अब ये बाईं तरफ आया है तो 10 की घात 2, क्योंकि 2 अंक बाईं तरफ आया है, ये 2 अंक ही तो आया है, ठीक है। पहले यहां था, अब यहां आ गया, तो 2 अंक ही तो सरका है, इसलिए 10 की घात 2। अगला एग्जांपल देख लो। जैसे 0.00131 0.00131, इसको वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखना है। इसको वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखना है। तो अब यहां दशमलव क्या है, 0 के बाद है और 0 से ही पहले है। तो हमें क्या करना होता है कि जब वैज्ञानिक संकेतन के रूप में हम लिखते हैं तो पहले अंक के बाद हम क्या है, दशमलव लगाते हैं। लेकिन पहला अंक शून्य नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो क्या करेंगे, दशमलव लगेगा यहां 1 के बाद, सॉरी 7 है ये बेटा, है ना, 7 लिख लो इस जगह पे, 1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ 7 लिख देता हूं। तो दशमलव इसके बाद लगेगा, तो 7.31 गुणा 10 की घात कितनी लगाएंगे, कितने अंक सरका है दशमलव, 1 2 3, 3 अंक ही तो सरका है, 3 अंक दाईं तरफ आया है। ये बाईं तरफ था तो प्लस की घात लगी थी, ये दाईं तरफ आया है तो -3 हो जाएगा। ये 7.31 गुणा 10 की घात -3, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लो इसका। 843.4, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसको वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखना है। तो पहले अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, क्या हो जाएगा, 8.434 गुणा, कहा, ये बाईं तरफ सरका है, गुणा 10 की घात कितनी आ जाएगी, अच्छा बाईं तरफ कितने अंक सरका है साहब, ये 1 2 अंक सरका है, ठीक है। तो 10 की घात 2, बाईं तरफ जब ये सरकेगा, बाईं तरफ जब ये आएगा तो इस पे क्या है, मतलब धन की प्लस की घात लगेगी, और अगर ये दाईं तरफ जाएगा तो माइनस की घात लगेगी बेटा।
इस बात को आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं इसका, 0.0008347 8347। अब यहां इतनी सारी जीरो हैं, बट दशमलव कहां लगाना है, हमें पहले अंक के बाद लगाना है, और पहला अंक शून्य नहीं होना चाहिए, लेकिन तो इन शून्य के बाद तो लगेगा ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पहला अंक 8 है, तो 8 के बाद लग जाएगा 8.347 गुणा 10 की घात क्या लगेगी। अब ये दशमलव क्या है, कह सकते यहाँ पे आया है दाईं तरफ, तो जब दशमलव दाईं तरफ जाता है तो घात काय की लगती है, माइनस की। ठीक है, तो 10 की घात माइनस कितने बताओ, 1 2 3 4, 4 अंक की तो सरका है, तो 10 की घात -4 ये हो जाएगा बेटा। ठीक है, 8.347 गुणा 10 की घात -4। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो यहीं थोड़ा सा और लिखाते हैं। ठीक है, अब जैसे एक प्रश्न है, वैज्ञानिक संकेतन को सामान्य रूप में बदलो। वैज्ञानिक संकेतन को सामान्य रूप में बदलो। वैज्ञानिक संकेतन को क्या है बेटा, सामान्य रूप में बदलना है हमको। अब जैसे पहला क्वेश्चन है, एग्जांपल देख लो पहला, जैसे पहला एग्जांपल है 7.89 गुणा 10 की घात -3। ठीक है, तो -3 यहां आया है, तो ये दशमलव क्या कहां जाएगा, इधर ही तो जाएगा। ठीक है, तो इधर कितने अंक और आने चाहिए, मतलब -3 है, तो दशमलव 3 अंक बाद ही तो आना चाहिए, तो इससे पहले 2 अंक और आने चाहिए 7 से। ठीक है, 2 अंक ही तो आएंगे, तो क्या हो जाएगा, 0.00789। अच्छा, अगला एग्जांपल देख लो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे 4.275 गुणा 10 की घात 3, यहां -3 थी, अब ये 10 की घात 3 है बेटा, है ना। तो जब 10 की घात यहाँ 3 है, मतलब प्लस की घात है, और तो ये क्या है, दशमलव 3 अंक इधर आ जाएगा। ठीक है, मतलब 5 के बाद लगेगा दशमलव यहां। ऐसे ही यहां हमको क्या है, -3 थी, तो 3 अंक इधर, ये मैं कहना चाह रहा था पिछले वाले में। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 4275.0 गुणा 0, ये हो जाएगा, सॉरी सामान्य रूप में बदलना है ना, तो ये हो जाएगा 4275.0। ठीक है बेटा, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। यहां तक आपको समझ में आया। एक बार और बता देता हूं, वैज्ञानिक संकेतन क्या होता है, किसी संख्या को उसके निकटतम 10 की घात में व्यक्त करना वैज्ञानिक संकेतन होता है। यहां हमने एग्जांपल लिखा था 152.3। ठीक है, अब इसको हमें क्या है, वैज्ञानिक संकेतन में लिखना था, तो यहाँ क्या है, ये दशमलव इधर आ जाएगा, क्योंकि पहले अंक के बाद लगाना है दशमलव हमको, जब हम वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखते हैं। लेकिन पहला जो अंक है वो हमारा शून्य नहीं होना चाहिए, तो पहले अंक के बाद लगा दिया। ठीक है, तो 1.523 गुणा 10 की घात 2, ये हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से यहां था, तो इसका ये हो गया। इस तरह से ये एग्जांपल हमने कर लिए। ठीक है, एक और बात ध्यान रखनी है, जब दशमलव बाईं तरफ आए तो प्लस की घात लगेगी, दशमलव दाईं तरफ जाए तो माइनस की घात लगेगी। ठीक है बेटा, यहां हमने वैज्ञानिक संकेतन को सामान्य रूप में लिखा था, तो वो बिल्कुल उल्टा करना है इसका। ठीक है, तो सामान्य रूप में ये हो जाएगा। इसका आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम मिटाते हैं और आगे चलते हैं बेटा, है ना। ओके,
अब हेडिंग डालनी है बेटा यथार्थता। यथार्थता, यथार्थता इसको बोलते हैं अंग्रेजी में एक्यूरेसी। एक्यूरेसी, ठीक है बेटा, एक्यूरेसी। यथार्थता होती क्या है? तो यथार्थता होती है बेटा प्रायोगिक मान की वास्तविक मान से समीपता। यथार्थता क्या होती है? प्रायोगिक मान की वास्तविक मान से समीपता। ठीक है, तो प्रायोगिक मान क्या होता है? प्रायोगिक मान होता है जब हम कोई प्रयोग करके, कोई एक्सपेरिमेंट करके, ठीक है, और किसी चीज की रीडिंग लेते हैं या कोई मान निकालते हैं, वो हमारा प्रायोगिक मान होता है। और वास्तविक मान तो ये है कि जो उसका एक्चुअल मान पहले से तय है वो होता है। और अच्छे से समझ में आ जाएगा, यहाँ आपको कुछ एग्जाम्पल देते हैं जैसे, ठीक है, मान लो अब ये एग्जाम्पल है, मान लो कोई वस्तु है और वस्तु का वास्तविक भार क्या है? 150 ग्राम है। ठीक है बेटा, वस्तु का भार क्या है? 150 ग्राम है। अब हमने, कोई बच्चा है ए, उसको हमने कहा कि तुम इस वस्तु को ले जाओ और इसको 2-4 जगह अलग अलग जगहों पे तौल करके, थोड़ा सा अलग अलग तराजू से तौल करके, और इसकी रीडिंग निकाल के लाओ। ठीक है, इसका प्रायोगिक मान पता करके लाओ। वो प्रयोग करेगा, तौलेगा, मतलब उसको, तो एक तरह से ये एक्सपेरिमेंट ही हो गया, प्रयोग हो गया। तो प्रायोगिक मान निकाल करके इसका लाओ, अलग अलग 3-4 रीडिंग लेकर के आओ। तब वो बच्चा हमारे पास आता है, ठीक है, और उसने पहला मान बताया उसका 160 ग्राम। मतलब जब उसने वस्तु को तौला, एक जगह तौला था तो वहां बैठा था 160 ग्राम उसका वजन। अगला मान उसने बताया 161 ग्राम। ठीक है, मतलब दूसरी जगह पर उसने जब उस वस्तु को तोला तो उसका मान क्या आया? 161 ग्राम निकल करके आया। तीसरा उसने रीडिंग ली 159 ग्राम की, 159 ग्राम। ठीक है, 159 ग्राम तीसरी बार में वजन निकल करके आया, और चौथी बार में निकला 160 ग्राम। ठीक है, चौथी बार में निकल करके आया 160 ग्राम। अब इसका औसत, जब इसका औसत निकाला हमने तो 160 ग्राम ही निकलेगा। ठीक है, औसत एवरेज निकालते हैं ना, चारों जो मान दिए होते हैं, जैसे ये 4 मान दे रखे हैं, चारों को जोड़ करके और 1 2 3 4 संख्याएं, ये 4 का भाग दे देते हैं, तो इतना निकल करके आएगा। इसका एवरेज निकल करके आया 160 ग्राम। ठीक है, अब वही वस्तु हमने बी को दी, दे दी, तो बी ने भी ऐसे ही रीडिंग ली, तो उसका बी का पहला मान आया 145 ग्राम। ठीक है बेटा, दूसरा आया 155 ग्राम। ठीक है, और तीसरा उसका मान निकला 152 ग्राम, 152 ग्राम, है ना। और चौथा उसका मान निकल करके आया 148 ग्राम, 148 ग्राम। जब हमने इन चारों का औसत निकाला, एवरेज निकाला, तो 150 ग्राम निकल करके आया, 150 ग्राम। ये हमने पहले निकाल लिए हैं, ठीक है। तो यहां मतलब जल्दी की वजह से, वीडियो ज्यादा लंबा ना हो उस वजह से। तो अच्छा, फिर यही रीडिंग लेने को हमने सी से कहा कि बेटा तू जा और तू भी रीडिंग निकाल करके ला। तो सी ने रीडिंग ली, तो पहली बार उसका वजन निकला 170 ग्राम, दूसरी बार उसका वजन 180 ग्राम निकला, तीसरी बार जब उसने तोला तो 175 ग्राम निकला उसका वजन वस्तु का, और चौथी बार जब उसने उसका मान निकाला तो
160 ग्राम निकल करके आया। ठीक है, और इस वस्तु का जो औसत था वो 171.25 ग्राम ये निकल करके आया। ठीक है, अब इसमें हमने क्या है, अब इसमें हमें क्या है, यथार्थता ज्ञात करनी है। तो हमें ये देखना है कि जो ये सभी क्या है, प्रायोगिक मान है, मतलब प्रयोग द्वारा निकले हुए मान, ये सभी के सभी क्या है, प्रायोगिक मान है। तो हमें ये देखना है कि कौन से प्रायोगिक मान की वास्तविक मान से ज्यादा समीपता है, मतलब इनमें से कौन सा प्रायोगिक मान वास्तविक मान के ज्यादा समीप है। बताओ, इसको देखो, वास्तविक मान क्या है, 150 ग्राम, ये 160, 161, 59, मतलब 10 का डिफरेंस, यहाँ 11 का, 9 का। ठीक है, इसको देखो 145, 5 का डिफरेंस, 55, 52, 148। ठीक है, 170, 180, तो ये तो बहुत ज्यादा हो गया। तो इसमें से कौन सा इसके ज्यादा समीप है, 150 के, ये वाला। ठीक है, यहाँ 5 का ही डिफरेंस है, ये भी 5 का डिफरेंस है, ये 2 का डिफरेंस है, ये भी 2 का है। तो ये वाला क्या है, ये वाला प्रायोगिक मान इस वास्तविक मान के ज्यादा नजदीक है, इस वास्तविक मान के ज्यादा समीप है। ठीक है, तो यथार्थता किसकी ज्यादा होगी बेटा, यथार्थता किसकी ज्यादा होगी, तो यथार्थता क्या है, बी की ज्यादा होगी। अतः या इसलिए, अतः यथार्थता, हाँ बेटा, अतः यथार्थता बेटा किसकी ज्यादा होगी, बी की ज्यादा होगी। अतः यथार्थता किसकी ज्यादा होगी बेटा, बी की ज्यादा होगी यथार्थता। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि यथार्थता, एक्यूरेसी होती क्या है, प्रायोगिक मान की वास्तविक मान से जो समीपता होती है उसको हम यथार्थता बोलते हैं, एक्यूरेसी बोलते हैं। ये सभी के सभी हमारे प्रायोगिक मान हैं, और ये इनमें से क्या है, वास्तविक मान के सबसे ज्यादा नजदीक कौन सा है, ये बी के जो प्रायोगिक मान है ये सबसे ज्यादा नजदीक है हमारे वास्तविक मान से, इसलिए ये क्या है, इसकी यथार्थता बेटा सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, अब यहां इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, ऊपर से थोड़ा सा मिटाता हूं मैं। ठीक है, फिर कुछ और लिखना है। ओके बेटा, चलिए मिटाता हूं थोड़ा सा, ये नीचे वाला लिखा रहने दूंगा मैं, क्योंकि इसमें से हमें थोड़ा सा समझाना है बेटा। अभी जो अगला टॉपिक है वो भी इसी में समझ में आएगा। अच्छा, अब हेडिंग डालनी है एक, अगली हेडिंग है परिशुद्धता। परिशुद्धता, परिशुद्धता, इसको बोलते हैं प्रिसीजन। प्रिसीजन, परिशुद्धता को बोला जाता है बेटा अंग्रेजी में प्रिसीजन। क्या बोला जाता है, प्रिसीजन। तो परिशुद्धता क्या होती है, परिशुद्धता होती है बेटा प्रायोगिक जो मान है हमारे, इनकी क्या है, आपस में समीपता। ये मान आपस में कितने ज्यादा समीप हैं, वो होती है हमारी परिशुद्धता। तो इसमें लिखना है, परिशुद्धता क्या होती है, प्रायोगिक मान की आपस में समीपता, आपस में समीपता, प्रायोगिक मान की आपस में समीपता। अब इनमें आपस में कौन सा मान सबसे ज्यादा समीप है, अब देखो देखो, यहां 160 ग्राम है, यहां 161 ग्राम है, मतलब एक ज्यादा है। यहां 59 ग्राम है, एक कम है। ठीक है, यहां 160 ग्राम है, मतलब एक ज्यादा है। तो ये बहुत ज्यादा आपस में नजदीक है, समीप है। यहां 145 ग्राम, बी की रीडिंग में देखिए 145 ग्राम, यहां 155 ग्राम, मतलब 10 ग्राम का अंतर। यहां 152 ग्राम, ठीक है, यहां 148 ग्राम, यहां तो मतलब काफी डिफरेंस है। यहां देखिए 170 ग्राम,
180 ग्राम। इन दोनों में क्या है, 10 का डिफरेंस है। यहां देखिए 175, तो ये भी काफी ज्यादा है। इसलिए हमारी परिशुद्धता, हमारा प्रिसीजन किसका ज्यादा होगा बेटा, ए का ज्यादा होगा, क्योंकि ए का मान आपस में मतलब ज्यादा समीप है। यहां एक का अंतर है, यहां भी एक का अंतर है, यहां भी एक का अंतर है, ठीक है। तो क्या है, परिशुद्धता किसकी ज्यादा होगी, ऐसे लिख लो, एवं परिशुद्धता ए की ज्यादा होगी, ठीक है। यथार्थता बी की ज्यादा होगी और परिशुद्धता क्या है, ए की ज्यादा होगी। परिशुद्धता ए की ज्यादा होगी, ठीक है बेटा। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप एक बार, ठीक है, फिर इसको मिटाते हैं और आगे चलते हैं। चलिए बेटा मिटा देते हैं इसको, है ना। ठीक है बेटा, अब एक हेडिंग डालिए अगली, सार्थक अंक। सार्थक अंक, सार्थक अंक, ठीक है बेटा। अच्छा, सार्थक अंक होते क्या हैं, तो सार्थ इसमें लिखिए, किसी भौतिक राशि को पूर्ण यथार्थता से, किसी भौतिक राशि को पूरी यथार्थता से या पूर्ण यथार्थता से प्रदर्शित करने के लिए, किसी भौतिक राशि को पूर्ण यथार्थता से प्रदर्शित करने के लिए जिन अंकों का प्रयोग किया जाता है, किसी भौतिक राशि को पूरी यथार्थता से प्रदर्शित करने के लिए जिन अंकों का उपयोग किया जाता है, जिन अंकों का प्रयोग किया जाता है, वो क्या होते हैं, हमारे सार्थक अंक होते हैं। किसी भौतिक राशि को पूरी यथार्थता से, है ना, पूरी यथार्थता से, पूरी एक्यूरेसी के साथ प्रदर्शित करने के लिए जिन अंकों का प्रयोग किया जाता है वो हमारे सार्थक अंक होते हैं। अच्छा, सार्थक अंक होते कौन कौन से, अभी धीरे धीरे समझ में सारी चीजें आती चलेंगी, ठीक है। तो इसमें लिखो, सार्थक अंक बेटा कौन से होते हैं, कि सभी अशून्य अंक, सभी अशून्य अंक, अशून्य मतलब जो जीरो नहीं है, जो, ठीक है, सभी अशून्य अंक सार्थक होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। लिख देता हूं मैं, ठीक है। सभी अशून्य अंक क्या है बेटा, सार्थक अंक हैं। अच्छा, दूसरी बात, बीच में आने वाले शून्य, बीच में आने वाले शून्य, बीच में आने वाले शून्य भी क्या है, सार्थक अंक होते हैं। बीच में आने वाले भी शून्य क्या है,
सार्थक अंक होते हैं बेटा। ठीक है, और कौन से होते हैं सार्थक अंक? बाद में आने वाले शून्य भी, बाद में आने वाले शून्य भी क्या होते हैं? सार्थक अंक होते हैं। बाद में आने वाले शून्य भी क्या होते हैं बेटा? सार्थक अंक होते हैं। ठीक है, अच्छा एक और बात लिखनी है इसमें, सबसे पहले आने वाले शून्य, सबसे पहले आने वाले शून्य क्या होते हैं? सार्थक अंक होते हैं क्या? सार्थक अंक नहीं होते हैं बेटा। सबसे पहले आने वाले शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल करवाऊंगा अभी मैं। ठीक है, तो सार्थक अंक क्या होते हैं? किसी भौतिक राशि को पूरी यथार्थता से प्रदर्शित करने के लिए जिन अंकों का प्रयोग किया जाता है वो क्या है? सार्थक अंक होते हैं। अब सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं, जिनमें जीरो नहीं है, जो शून्य नहीं है, वो सभी के क्या है? सार्थक अंक हैं। बीच में आने वाले शून्य, ठीक है, जैसे मान लो 1001 है, तो ये बीच में आ रहा है ना ये शून्य, तो ये क्या है? ये भी क्या है? सार्थक अंक होते हैं। बाद में आने वाले शून्य, अब यहां जैसे बाद में शून्य आ जाए तो ये भी क्या है? सार्थक अंक होते हैं। सबसे पहले आने वाले शून्य सार्थक अंक नहीं होते, और यहां आ जाए मान लो शून्य, तो ये सार्थक अंक नहीं होंगे। ठीक है, अभी एग्जांपल करते हैं इसके। ठीक है, यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका, फिर इसके एग्जांपल करते हैं थोड़े से। ओके बेटा, चलिए मिटाते हैं इसको। है एग्जांपल एक, देखो 2008 है ना, इसमें सार्थक अंक कितने हैं? ये क्वेश्चन आते हैं बेटा एग्जाम में। सार्थक अंक कितने हैं इसमें? तो बताओ, चारों ही सार्थक अंक है। ठीक है, सभी अशून्य अंक, तो ये अशून्य अंक है मतलब जीरो नहीं है, तो ये भी सार्थक अंक है। बीच में आने वाले शून्य, तो बीच में आ रहे हैं, तो ये भी सार्थक अंक है। ये अशून्य है, ये भी सार्थक अंक है, तो चारों के चारों क्या है? सार्थक अंक है। तो सार्थक अंक कितने हैं इसमें? 4। ठीक है, अब ये है मान लो 12 से 34, इसमें सार्थक अंक कितने हैं? चारों ही अशून्य है। ठीक है, तो चारों क्या है? सार्थक अंक है बेटा। ठीक है, अच्छा और बताओ, जैसे मान लो 2.0809। ठीक है, तो दशमलव से तो बिल्कुल डरना ही नहीं है, इसको तो बिल्कुल मत देखो। अगर आप सार्थक अंक ज्ञात कर रहे हो तो इसको तो बिल्कुल देखो ही मत। भले आपको इतना ध्यान रखना है, यहाँ क्या है? कितने हैं? 5 अंक है हमारे, 5 अंक है ना, तो ये क्या है? अशून्य है, तो ये सार्थक अंक होगा। ये शून्य है लेकिन बीच में आ रहा है, तो सार्थक अंक है। ये शून्य लेकिन बीच में आ रहा है, सार्थक अंक है। ये अशून्य है, ये अशून्य है, तो ये सभी के सभी क्या हैं? सार्थक अंक है बेटा हमारे। तो 3 और 2 5, कितने हैं सार्थक अंक इसमें? 5। और देखो 0.0084। ठीक है, इसमें सार्थक अंक कितने बेटा बताओ? तो देखो, सबसे पहले आने वाले शून्य क्या होते हैं? सार्थक अंक नहीं होते हैं। ये अशून्य है और ये अशून्य है, ये तो है ही नहीं सार्थक अंक। ये दो बचे, ये दोनों अशून्य है, तो दोनों क्या है? सार्थक अंक है। कितने सार्थक अंक है इसमें? 2। और देखो 0.000800। ठीक है, इसमें सार्थक अंक कितने हैं?
दशमलव से बिल्कुल नहीं डरना है, इसको तो बिल्कुल भूल जाना है कि ये आया है या नहीं आया है। आपको इतना देखना है पहले आने वाले शून्य ये तीनों के तीनों, तो मतलब सार्थक अंक नहीं है। ये 2 शून्य बाद में आ रहे हैं और ये एक अशून्य अंक है, तो सार्थक अंक कितने हो गए? तीनों हो गए। ठीक है, तो सार्थक अंक कितने हैं बेटा? इसमें 3 है। अगला है 2 गुणा 10 की घात 4। इसमें सार्थक अंक कितने हैं बताओ? तो 10 की घात अगर कोई आ रही हो तो वो सार्थक अंक नहीं माना जाता है। 2 अशून्य है अकेला, तो ये अकेला ही क्या है? सार्थक अंक है। इसमें सार्थक अंक कितने हैं? 1 है बेटा। और देखो 2.0 गुणा 10 की घात 4, तो घात को तो बिल्कुल गिनना ही नहीं है, ये तो सार्थक अंक होता ही नहीं है। तो ये अशून्य है और ये शून्य बाद में आ रहा है। ठीक है, तो ये दोनों क्या है? हमारे सार्थक अंक होंगे। तो सार्थक अंकों की संख्या कितनी है इसमें? 2। अब देखो 22/7, 22/7 में सार्थक अंक कितने होते हैं बताओ? तो 22/7 में क्या है? अनंत माने जाते हैं बेटा सार्थक अंक, बहुत सारे होते हैं इसमें। ठीक है, और एक और देख लो आप, 2 और देख लो। पाई में भी बेटा अनंत माने जाते हैं सार्थक अंक, पाई में भी। ठीक है, और मान लो ये है 6.034 इंटू 10⁻23। इसमें सार्थक अंक कितने बेटा? इसमें क्या है? 10 की पावर को तो मानना ही नहीं है, ये तो सार्थक अंक होगा ही नहीं। ये अशून्य है, ये अशून्य है, ये अशून्य है, ये शून्य है, लेकिन ये बीच में आ रहा है, तो ये चारों के चारों क्या हो जाएंगे? हमारे सार्थक अंक हो जाएंगे बेटा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो आज की वीडियो यही पूरी करते हैं बेटा। ऐसे ही लगातार वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।